स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में अपन सॉल्व करेंगे हायर परचेज सिस्टम के एमसीक्यू। ठीक है, पहला क्वेश्चन है किराया क्रय पद्धति में क्रेता को माल का स्वामित्व कब प्राप्त होता है। तो अगर हायर परचेज ट्रांजैक्शन की सबसे बड़ी खूबसूरती या सबसे बड़ी विशेषता हम देखें तो इसमें जो बायर होता है, जो वस्तु को खरीदता है हायर परचेज सिस्टम पे, वो उस समय पहले पहले अग्रीमेंट करता है, डाउन पेमेंट करता है, उसे संपत्ति पे कब्जा प्राप्त हो जाता है, लेकिन ओनरशिप उसे तब प्राप्त होती है जब वो लास्ट किस्त का पेमेंट करता है। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करने के बाद ही बायर के पास टाइटल या कहीं ओनरशिप आती है। तो अंतिम किस्त का भुगतान होने के बाद क्रेता को माल का स्वामित्व मिलता है। बाकी ऑप्शन आप देख लेना। सेकंड है किराया क्रय यानी हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत क्रेता की पुस्तकों में संपत्ति का खाता डेबिट किया जाता है कौन से मूल्य से। ए है, मतलब इससे पहले पूछा है कुल संपत्ति मूल्य विधि। देखो, हायर परचेज ट्रांजैक्शन में वेंडर के पास रिकॉर्ड करने का एक ही तरीका होता है, लेकिन बायर उसके पास रिकॉर्ड करने के दो तरीके होते हैं। ठीक है, वो असेट मेथड या कहें टोटल असेट मेथड से भी रिकॉर्ड कर सकता है और वो असेट अक्रूवल मेथड से भी रिकॉर्ड कर सकता है। तो पहली बात तो ये क्वेश्चन क्रेता के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया है कि वेंडर असेट्स को किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेगा। तो अगर आपका टोटल एसेट मेथड है तो जो संपत्ति का कैश प्राइस है उस पे वो रिकॉर्ड करेगा। मैं आपको एक कुछ मूल्य बताना चाहता हूँ। देखो, मान लो एक वेंडर है, वो टीवी को 8,000 में लेके आया। ठीक है, तो ये तो हो गया वेंडर का कॉस्ट प्राइस। उसने कहा कि अगर कोई व्यक्ति कैश में लेगा तो मैं 9,000 में देने को तैयार हूँ। ठीक है, वो कॉस्ट प्राइस तो किसी को बताएगा नहीं, पर उसने अपनी दुकान में लिख रखा है 9,000 मेरा फाइनल प्राइस है, जो बंदा मुझे कैश देगा मैं उसे 9,000 में दूंगा। उसने ये भी कह रखा है कि जो बंदा मुझसे इंस्टॉलमेंट में लेगा उसको मैं चीज़ 10,000 में दूंगा। तो उसके पास तीन मूल्य हो गए, 8,000 जो उसका कॉस्ट प्राइस है, 9,000 जिस मूल्य पे वो कैश बेचने को राजी है, और 10,000 रुपया जो कि उसका हायर परचेज प्राइस है। अब सपोज करो एक व्यक्ति एक्स है, उसने वस्तु को हायर परचेज प्राइस पे खरीदा, यानी 10,000 रुपये वो इंस्टॉलमेंट में देगा, लेकिन वो बुक्स में, अपनी बुक्स में वस्तु को 9,000 पे रिकॉर्ड करेगा। उस वस्तु का जो कैश प्राइस है उस पे रिकॉर्ड करेगा। ऑलवेज रिमेंबर, बायर वस्तु को उसके कैश प्राइस पे रिकॉर्ड करता है। बायर को दोनों मूल्य पता होते हैं कि मैं कैश देता तो कितने देता और मैं हायर परचेज पे चुकाऊंगा तो टोटल कितने चुकाऊंगा। लेकिन बायर अपनी अगर टोटल असेट मेथड को अपनाया हुआ है तो वो कैश प्राइस पे एंट्री करेगा। इसका आंसर बी होगा। सेम क्वेश्चन, किराया क्रय सिस्टम के अंतर्गत बायर की बुक्स में संपत्ति का खाता डेबिट किया जाता है अगर असेट अक्रूवल मेथड हो। एक्चुअली बायर के पास एक चॉइस और है। कुछ बायर कंजर्वेटिव होते हैं या कहें कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट अपनाते हैं। वो ये कहते हैं कि जब हमने संपत्ति को खरीदा तो वो संपत्ति हमारी नहीं होती जब तक हम लास्ट इंस्टॉलमेंट दे नहीं देते। तो वो संपत्ति को ग्रेजुअली, धीरे धीरे डेबिट करते हैं। वो असेट्स को एक साथ डेबिट नहीं करते, बल्कि असेट के लिए वो जैसे जैसे पेमेंट करते जाते हैं वैसे वैसे वो उसे डेबिट करते हैं। तो ऐसे वाले बायर असेट्स को हायर परचेज प्राइस पे कभी डेबिट नहीं करते, इवन कैश प्राइस पे भी डेबिट नहीं करते। वेंडर का कॉस्ट मूल्य तो उनको पता ही नहीं होता। जैसे जैसे वो संपत्ति के लिए कैश प्राइस चुकाएंगे, सपोज वो डाउन पेमेंट करेंगे तो असेट्स को थोड़ा डेबिट करेंगे, फिर उसके बाद वो जब इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तब असेट्स को थोड़ा डेबिट करेंगे। तो जैसे जैसे वो असेट्स को पाते जाते हैं, अक्रू का मतलब होता है कमाना या हासिल करना, तो जैसे जैसे वो असेट्स के लिए पेमेंट करते हैं वैसे वैसे वो असेट्स को हासिल करते जाते हैं और बुक्स में उसे दिखाते जाते हैं। तो इसका आंसर डी रहेगा। तो बी, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन दोनों एक जैसे क्वेश्चन है, पर एक बार बायर ने टोटल असेट्स मेथड अपनाया है और इस वाले में उसने एसेट्स अक्रूवल मेथड अपनाया है। इस सब के लिए आपको वीडियो के लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। इस चैप्टर के सारे वीडियो लेक्चर्स हमने रिकॉर्ड कर रखे हैं कोर्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इज किराया क्रय व्यवहारों में जो हायर परचेज ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें क्रेता द्वारा ब्याज को डैश डैश क्रेडिट किया जाता है।
इवन जब मैंने पहली बार क्वेश्चन ये पढ़ा तो मुझे समझ नहीं आया कि ब्याज को क्रेडिट क्यों करेंगे, क्योंकि जो बायर होता है वो तो इंटरेस्ट को डेबिट करता है। फिर आप थोड़ा एंट्री सोचो कि बायर जैसे ही ईएमआई का दिन आता है, इंस्टॉलमेंट का दिन आता है, इंटरेस्ट को डीआर करता है और वेंडर को क्रेडिट करता है, तब मुझे समझ में आया कि अच्छा क्वेश्चन का सेंस ये है कि बायर द्वारा ब्याज को किसके खाते में क्रेडिट किया जाता है। तो बायर को वेंडर के खाते में क्रेडिट किया जाता है। अगर पूछता किस खाते में डेबिट किया जाता है तो ब्याज को ब्याज खाते में ही डीआर किया जाता है, लेकिन किसके खाते में क्रेडिट किया जाता है तो वेंडर के खाते में क्रेडिट किया जाता है। तो इसका आंसर सी रहने वाला है। नेक्स्ट इज हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट किस मूल्य पे बनाया जाता है। तो मैंने बताया था क्वेश्चनों में, देखिए कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो भारी चीज़ें बेचते हैं, प्लांट, मशीन, है ना, बड़ी बड़ी चीज़ें बेचते हैं, ट्रक, गाड़ियाँ, इस तरह की चीज़ें हायर परचेज सिस्टम पे बेचते हैं। पर कुछ दुकानदार ऐसे भी होते हैं जो होम अप्लायंसेस बेचते हैं, समथिंग टीवी, कूलर, पंखे, फ्रिज, एसी, मोबाइल, एलसीडी, इस तरह की चीज़ें वो बेचते हैं हायर परचेज सिस्टम में, जिसमें सामने वाले की मंथली ईएमआई बना ली जाती है। तो ऐसे दुकानदार होते हैं चूँकि उनके पास ऐसे नंबर ऑफ़ परचेज़र ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट ज़्यादा होती है, इस तरह के ट्रांजैक्शन ज़्यादा होते हैं, तो हर बेची गई आइटम के लिए एक सेपरेट अकाउंट खोलना पॉसिबल नहीं होता। तो एक कंसोलिडेटेड अकाउंट खोला जाता है जिसका नाम है हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट। लेकिन जहाँ तक की बात इन्होंने नहीं पूछी है, मैंने अभी तो ये बताया कि जो दुकानदार छोटे मूल्य की वस्तुएं बेचते हैं, बहुत बार बेचते हैं और किस्तों पे बेचते हैं, वो लोग अपना हिसाब किताब रखने के लिए हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। पर इनका क्वेश्चन है किस मूल्य पे बनाते हैं, क्या कॉस्ट वैल्यू पे या हायर परचेज प्राइस पे या दोनों में से किसी भी मूल्य पर। तो ये अकाउंट दोनों में से किसी भी मूल्य पे बनाया जा सकता है। आप चाहें तो इस अकाउंट को कॉस्ट पे बनाएं और चाहें तो आप इस अकाउंट को हायर परचेज प्राइस HPP पे बनाएं। लेकिन ऐसा करते समय कहीं कहीं पे आपको लोडिंग का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो वो इंस्टॉलमेंट जो ड्यू नहीं हुए हैं और वो माल जो आपने इस वर्ष के दौरान बेचा है उस पे आपको लोडिंग का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। दोनों ही मेथड एक जैसा रिजल्ट देते हैं। ये जस्ट अकाउंटेंट की चॉइस है कि वो हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट को कॉस्ट वैल्यू पे बनाना पसंद करता है या HPP पे बनाना पसंद करता है। दोनों में से किसी भी मूल्य पर बनाया जा सकता है। नेक्स्ट, संपत्ति के किराया क्रय मूल्य और नकद मूल्य में अंतर का कारण क्या होता है। सपोज करो एक कंप्यूटर कैश प्राइस में लिखा हुआ है 55,000 रुपया कि 55,000 रुपये दीजिए और ये कंप्यूटर लेके चले जाइए। वहीं दूसरी ओर HPP प्राइस है 72,000 रुपया कि आप चाहें तो 6,000 के 12 इंस्टॉलमेंट दे दीजिए और 72,000 में ले जाइए। इनका क्वेश्चन है कि इन दोनों में अंतर क्यों है, क्यों जो चीज़ वो 55,000 में बेच सकता था उसके लिए वो 72,000 चार्ज कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ग्राहक हमें धीरे धीरे पेमेंट देगा, हम पेमेंट के लिए वेट करेंगे, तो एक तो हम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। तो मेन रीज़न, इस डिफरेंस का मेन रीज़न तो इंटरेस्ट होता है। साथ ही साथ कुछ ना कुछ रिस्क भी इन्वॉल्व होती है, क्योंकि देखो मात्र 6,000 रुपये या मात्र डाउन पेमेंट लेकर या 2-3 किस्तों के बराबर पैसा लेकर आप उसको पूरी की पूरी चीज़ दे दोगे, वो चीज़ लेके बंदा गायब हो जाए, उस चीज़ को नुकसान पहुंचा दे, ठीक है, और तरह के कानूनी उलझनों में आपको डाल दे, तो कहीं ना कहीं रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो हम ये जो डिफरेंस चार्ज करते हैं उसका रीज़न एक तो इंटरेस्ट है और जो जोखिम है उस वजह से। तो इसका रीज़न ब्याज की राशि काफ़ी सही आंसर है, पर इससे भी ज़्यादा सही आंसर है ब्याज एवं अन्य जोखिम, इंटरेस्ट और अदर रिस्क की वजह से हम एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करते हैं। नेक्स्ट, एसेट्स अक्रूवल मेथड, इसे मैं कहता हूँ कि बायर की बुक का सेकंड मेथड। बायर बुक असेट्स को फुल वैल्यू पे भी रिकॉर्ड कर सकता है, वो फर्स्ट मेथड है, और असेट अक्रूवल मेथड से धीरे धीरे भी रिकॉर्ड कर सकता है। कहता है कि असेट्स अक्रूवल मेथड के अंतर्गत डाउन पेमेंट पे जो भुगतान हम करते हैं, तो क्रेता की पुस्तकों में क्या एंट्री होती है कि जो बायर होता है, क्योंकि हमें पता है कि ये एंट्रीज़
ये जो मेथड्स हैं ये बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, क्योंकि वेंडर के पास तो अकाउंटिंग का एक ही मेथड होता है, बायर के पास ही दो मेथड होते हैं। तो ये कह रहा है कि जब वो डाउन पेमेंट करेगा तो वो क्या एंट्री करेगा। तो सपोज़ करो मैं वो बायर हूँ, मैंने एक प्लांट ख़रीदा, वो प्लांट से 10 लाख रुपए का है, लेकिन मैंने अभी 2 लाख रुपए दिए, 2 लाख रुपए दिए तो मेरा कैश गया, या मैंने चेक से दिया तो बैंक आएगा। तो ये तो मैंने पेमेंट किया। अब बात ये है कि मैं डीआर किसको करूँगा, मैं डीआर करूँगा एसेट्स को। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्रीज़ में फ़र्क आ जाता है। तो असेट अक्रूवल मेथड में जब जब असेट्स के लिए पैसा दिया जाएगा तब तब असेट्स को उतनी वैल्यू से डीआर किया जाएगा। एंट्री होगी एसेट्स अकाउंट डीआर टू कैश या बैंक। तो पहली एंट्री काफ़ी सही है। दूसरी एंट्री में तो कैश आ रहा है तो गलत है बिल्कुल। तीसरी एंट्री में हम वेंडर को पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन आपको असेट्स के लिए पेमेंट कर रहे हैं ऐसा बोलना है। ठीक है, अच्छा तीसरी एंट्री में हायर वेंडर टू असेट है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, असेट्स कोई जा थोड़ा ना है। हाँ, चौथा आंसर कहीं ना कहीं हो सकता था कि हम हायर वेंडर को पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली वी आर पेइंग फॉर द असेट। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप कॉमर्स के स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए कंप्लीट कोर्स लेके आए हैं। ये कोर्स हमारे ऐप पे अवेलेबल है, आपको प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड करना होगा। उस कोर्स में आपको कंप्लीट कंटेंट मिलेगा जिसकी आपको ज़रूरत है। अगर आप एक ही बार में अगर अपना स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो आपको ज़रूर ये कोर्स लेना चाहिए। इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा, आपको सारे चैप्टर्स के वीडियोस मिलेंगे। अगर इस कोर्स में ऑलमोस्ट 60 चैप्टर्स हैं तो हर चैप्टर पे हमने 5-5, 6-6 वीडियोस बना रखे हैं जो आपको मिलेंगे, ताकि उस चैप्टर को आपको पूरा समझ में आ सके कि उस चैप्टर में है क्या। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वाइट बोर्ड पे कराए गए हैं, इसके अलावा थ्योरी लेक्चर्स के वीडियोस भी दिए गए हैं। चैप्टर होने के बाद प्रैक्टिस के लिए हर चैप्टर के 100 से ज़्यादा एमसीक्यू कराए गए हैं, कहीं कहीं तो 200 या 300 एमसीक्यू भी हैं। मिनिमम हर चैप्टर के 100 एमसीक्यू दिए गए हैं। इसके अलावा सारा कोर्स हो जाने के बाद प्रैक्टिस के लिए या एग्ज़ाम के लिए तैयार करने के लिए 50 सैम्पल पेपर्स दिए गए हैं। एक सैम्पल पेपर में 150 एमसीक्यू हैं, टोटल 7500 एमसीक्यूज आर देयर। इसके अलावा हर चैप्टर के नोट्स हमने दिए हैं। ये नोट्स और सारे एमसीक्यू हिंदी में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं, तो अगर आप किसी भी लैंग्वेज से हैं कोई बैरियर नहीं है, आप आराम से इसकी तैयारी कर सकते हैं। कोर्स लेने के बाद बाय द वे ऐसा होगा नहीं, पर बाय द वे अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो 5 दिन के अंदर आप मनी बैक गारंटी ले सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपकी फीस पूरी की पूरी रिफंड कर दी जाएगी। जस्ट आपको 5 दिन कोर्स को लेके देखना है, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो पूरी फीस आपकी वापस कर दी जाएगी। इसके अलावा ये सारा कंटेंट रिकॉर्डेड फॉर्म में है। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता या आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप लगातार व्हाट्सएप ग्रुप में हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप जो डाउट भेजेंगे शाम तक होते होते उसका फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संपत्ति का कैश प्राइस 20,000 है लेकिन उसका HPP 24,000 है, तुरंत भुगतान 4,000 है, बाकी का भुगतान 4 किश्तों में करना है, तो पहली किश्त में ब्याज की राशि क्या होगी। अपन आराम से पहले इस क्वेश्चन को अरेंज करने की कोशिश करते हैं। जो चीज़ 20,000 रुपये में अवेलेबल थी उसके लिए डाउन पेमेंट के तौर पे 4,000 रुपये दिए गए और ये कहा गया कि कुल भुगतान हम 24,000 करेंगे। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि टोटल पेमेंट हम 24 करेंगे, तो 24 में से अपन ने 4,000 पेमेंट कर दिया, इसका मतलब बाकी हम 20,000 का पेमेंट करेंगे और बाकी का पेमेंट अपन 4 किश्तों में करेंगे, तो इसका मतलब है बाकी का पेमेंट 5-5 हज़ार रुपये होगा। तो हमें पैटर्न समझ में आ गया कि हम किस तरह से वस्तु के लिए 24,000 का पेमेंट करने वाले हैं। अब क्वेश्चन ये है कि मुझे ये समझ में आ रहा है कि 20,000 रुपये की जगह हम 24,000 रुपये दे रहे हैं, हम 4,000 रुपये फालतू दे रहे हैं, दैट इज़ फॉर इंटरेस्ट। लेकिन इनका ये क्वेश्चन है कि आप बताओ पहली किस्त का ब्याज कितना होगा। मुझे बताना है कि इस किस्त में ब्याज का एलिमेंट कितना है। ये मैं कैसे बताऊंगा, इसके लिए मुझे एक रेशो बनाना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग HP रेशो। देखिए पहले मैंने यहाँ लाइन खींची। इस क्वेश्चन में ओरिजिनली मुझे 24,000 देने थे, 4,000 तो मैंने हाथों हाथ ही दे दिए, 4,000 तो मैंने हाथों हाथ दे दिए, तो बाकी मेरे ऊपर जो आउटस्टैंडिंग HPP रहा वो रहा 20। फिर 20 में से मैंने 5,000 का भुगतान कर दिया, तो नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग रहा 15,000। फिर मैंने 5,000 का पेमेंट कर दिया, तो नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग रहा 10,000
और उसके बाद नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग रहा 5,000। कि सर समझ में नहीं आया, वापस सुनिए। टोटल मैं 24,000 देने वाला हूँ, उसमें 4,000 मैंने दे दिए, तो मेरे ऊपर कितना कर्जा बाकी रहा? 20,000 रुपया। फिर जैसे जैसे मैं इंस्टॉलमेंट चुकाता जाऊँगा, मेरा जो कर्जा है, जो आउटस्टैंडिंग है, वो कम होता जाएगा। तो इसमें यही देखा जाता है कि आपके ऊपर कितना HP आउटस्टैंडिंग है। और ये 20 15 10 5, 20 15 10 5 का आप एक रेशो बना लीजिए। 20,000, 15,000, 10,000 और 5,000 का आप एक रेशो बनाएंगे तो 4 3 2 1 इस तरह का रेशो बनेगा। अगर ये पहली किस्त का ब्याज पूछ रहा है तो आपको ये उठाना है, दूसरी किस्त का ब्याज पूछता तो ये उठाते। ठीक है, तो पहली किस्त का कोड क्या है? 4। तो 4 और 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 बटा 10, ऐसे करके सॉल्व करेंगे तो 1600 आएगा। यानी जो मेरी पहली किस्त में ब्याज शामिल है वो 1600 है। बाय द वे, अगर ये मुझसे दूसरी किस्त का ब्याज पूछता तो दूसरा फिगर मेरा 3 है और इस अनुपात का जो योग है वो 10 है, तो 1200 आंसर होता। अगर वो मुझसे थर्ड किस्त का ब्याज पूछता कि बताओ थर्ड किस्त का ब्याज कितना है, तो मेरा कोड ये होता 4,000 इंटू 2/10, और तब मेरा ब्याज 800 होता। और अगर लास्ट किस्त का ब्याज पूछता तो 400 होता। अभी इसने में से फर्स्ट किस्त का ब्याज पूछा है, दैट इज़ 1600। इसका आंसर डी होगा। इसके लिए मैंने इंटरेस्ट के 5 अलग अलग मेथड्स बताए थे, आपको वो समझने पड़ेंगे, फुल वीडियो देखना पड़ेगा, ऐप के अंदर अवेलेबल है। वेल, नेक्स्ट है 1 अप्रैल 2024 को कपिल ने अजहर को एक टीवी बेचा। देखिए, पहले तो आप क्वेश्चन में हमेशा समझ लीजिए करिए फर्स्ट पार्टी या मोटी पार्टी कौन है और गरीब पार्टी कौन है। कपिल ने बेचा, तो मैंने कपिल को ऐसे ही आगे लिखा है, कपिल ने बेचा और अजहर ने खरीदा। ठीक है, तो ये अजहर हो गया सेकंड पार्टी या परचेजर पार्टी। इसका लागत मूल्य 11,000 है, कैश प्राइस 13,500 है, किराया क्रय मूल्य 15,000 है। इन्होंने हमें तीनों मूल्य समझाए कि कपिल ने बेसिकली ये टीवी 11,000 में मंगाया था। जो ग्राहक कैश में लेने आता है हम उसको 13.5 में ऑफ़र करते हैं। जो बंदा HPP पे लेने में आता है तो हम उसको 15,000 रुपये ऑफ़र करते हैं। ठीक है, तुरंत भुगतान 3,500 रुपये प्राप्त हुआ। तो समझ सकते हैं कि बायर ने, खरीदने वाले ने वेंडर को 3,500 का तुरंत भुगतान किया। ये बोल रहे हैं कि कपिल की बुक्स में अजहर का खाता किस वैल्यू से नामे किया जाएगा। तो कपिल की अकाउंटिंग पूछी है। कपिल वो है जो बेच रहा है। अगर ऑर्डिनरी सेल होती तो सेल लिखते, लेकिन यहाँ HP सेल हो रही है। ये HP सेल हम अजहर को कर रहे हैं। एंट्री, फर्स्ट एंट्री हमेशा और हमेशा कैश प्राइस से होती है। वेंडर की बुक्स में तो कोई किंतु परंतु है ही नहीं। बायर के पास तो फिर भी अकाउंटिंग के 2 मेथड है, वेंडर के पास तो एक ही मेथड है। वेंडर वस्तु को हमेशा कैश प्राइस पे रिकॉर्ड करता है कि वो इसे 13,500 में रिकॉर्ड करेगा कि उसने 13,500 की सेल करी। मैं ऐसे ही आपको थोड़ी सी बात और बताऊं। उसके बाद जो कैश हमें प्राप्त होगा उसकी एंट्री कैश टू अजहर होगी और ये एंट्री 3,500 रुपये से हो जाएगी। लेकिन इसने पहले ये पूछा कि जिस दिन वस्तु को बेचा गया 1 अप्रैल को, उस दिन बेचने वाला खरीदने वाले को किस वैल्यू पे डेबिट करेगा, तो हम उसे 13,500 पे डेबिट करेंगे। ए विल बी द आंसर। ठीक है, वेल, इसके बाद है 10वें क्वेश्चन में है 1 अप्रैल को हितेश ने गौरव को एक कार बेची। तो मैं समझ गया इस क्वेश्चन में फर्स्ट पार्टी हितेश है, सेकंड पार्टी गौरव है। ये बेचने वाला है, ये खरीदने वाला है। हितेश ने गौरव को एक कार बेची। इसका कैश प्राइस 60,000 है, हायर परचेज प्राइस 75,000 है। इसका भुगतान 25,000 की 3 किस्तों में किया जाना है। पहली किस्त में शामिल ब्याज की राशि। ये सेम क्वेश्चन है, बस फिगर्स चेंज है। इस क्वेश्चन में हमें ब्याज समझना है। देखो, जो चीज़ कैश के अंदर 60,000 में अवेलेबल थी, उसी के लिए इंस्टॉलमेंट में 75,000 चार्ज किए जा रहे हैं। और हम सामने वाले को कह रहे हैं कि आपको पहले 25,000 देने होंगे, फिर 25,000 देने होंगे और एक बार फिर आपको 25,000 देने होंगे। मैं कहता हूँ पहले आप इस क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग HPP समझो। जब ये क्वेश्चन शुरू हुआ तो आपके ऊपर
कितना बाकी हो गया। अगर एक परचेज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, जिसने ये कार खरीदने का निर्णय लिया है, उसके ऊपर कितना कर्जा चढ़ गया, तो 75,000 रुपये बाकी हो गए। हाँ, जब उसने पहली इंस्टॉलमेंट दे दी तो फिर 50,000 बाकी हो गए और फिर उसके बाद 25,000 बाकी रह गए। तो जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट पेमेंट होते जाते हैं, आउटस्टैंडिंग अमाउंट कम होता जाता है, बट एट द बिगिनिंग आपके ऊपर जो आउटस्टैंडिंग रहा वो रहा 75 और फिर ये रिड्यूस होता चला गया। आपको इस 75, 50 और 25 का रेशो बनाना है। सिंपली ये रेशो 3:2:1 हो जाएगा। वेल, आपसे अगेन पहली किस्त का ब्याज पूछा है, तो पहला फिगर आपको पिक करना है 3/6। अच्छा, आपका जो टोटल इंटरेस्ट है वो 15,000 है, क्योंकि 60 की कार 75,000 में है, तो 15,000 कुल ब्याज है। तो 15,000 इंटू 3/6 करेंगे तो 7,500 आएगा। वेल, उसके बाद 2/6 करेंगे तो आपका 5,000 आएगा, और 1/6 करेंगे तो आपका 2,500 रुपये आएगा। तो आपका पहला ब्याज 7,500, दूसरा 5,000 और तीसरा 2,500, तो 7,500 इसका आंसर होगा। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार फिर इसी तरह का क्वेश्चन है। एक मशीन का कैश प्राइस 20,000 है और उसका हायर परचेज प्राइस 24,000 है। तो जो चीज़ कैश में 20 में मिल रही थी, वही चीज़ हायर परचेज सिस्टम में 24 में मिल रही है। जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो 4,000 है, लेकिन ये 4,000 टोटल इंटरेस्ट है। इस सौदे का भुगतान 4 किस्तों में किया जाएगा। आप समझ सकते हैं कि 24,000 का पेमेंट अगर आप 4 किस्तों में कर रहे हो तो ज़रूर आप 6,000 की किस्तें सोच रहे हो। आपकी पहली, दूजी, तीजी और चौथी किस्त 6,000 की है, लेकिन रेशो इसका नहीं बनाना है। आपको रेशो बनाना है आउटस्टैंडिंग HPP। शुरू में आपके ऊपर 24,000 बाकी था, फिर आपका आउटस्टैंडिंग 18 हो गया, फिर 18 के बाद वो 12 रह गया, और फिर वो 12 के बाद 6,000 रह गया। जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट पे होती जाएगी, वैसे वैसे आपका आउटस्टैंडिंग HP कम होता जाएगा। ये आप एक रेशो बना लीजिए, 24, 18, 12 और 6, 4, 3, 2, 1। आपके बाद इसने लास्ट किस्त में पूछा है, लास्ट किस्त यानी ये वाली, तो आपको 1/10 अप्लाई करना है। 10 कहाँ से आया? इस 4, 3, 2, 1 का जो सम है वो 1/10 है, वो 10 आया। आपका टोटल इंटरेस्ट 4,000 है, 1/10 करने पे 400 आया, तो इस क्वेश्चन का आंसर 400 रुपये होगा। इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा। वेल, 1 जनवरी को विवेक ने विशाखा को एक मशीन बेची, तो विवेक इस क्वेश्चन की फर्स्ट पार्टी है जिसने माल बेचा है, और विशाखा इस क्वेश्चन की सेकंड पार्टी है जिसने माल खरीदा है। वेल, लागत मूल्य 40,000 है, कैश प्राइस 46,000 है, हायर परचेज प्राइस 54,000 है। तो अपन समझ सकते हैं कि वो जो दुकानदार है वो खुद 40,000 पे लेके आया है। कैश में कोई कस्टमर आएगा तो 46 में दे देंगे, और अगर क्रेडिट का कोई कस्टमर आया है, इंस्टॉलमेंट में मांगता है, तो हम 54,000 चार्ज करेंगे। जो हमारा विवेक बेचने वाला है, विवेक ने तुरंत भुगतान के रूप में 2,000 प्राप्त किए। इन अदर वर्ड्स, जो विशाखा है उसने अग्रीमेंट करके 2,000 रुपये पेमेंट किए, सेलर ने उसको प्राप्त किए। क्वेश्चन ने पूछा विवेक यानी बेचने वाले की पुस्तकों में विशाखा का खाता कितने रुपए से डेबिट किया जाएगा। तो मैंने बताया कि जो बेचने वाला है, एक तो वो सेल्स की जगह HP सेल लिखता है, और जिसको हमने बेचा, हमारी बायर का नाम विशाखा है, हम विशाखा को DR करेंगे, और ये एंट्री हम कैश प्राइस से करेंगे। दैट मीन्स ये एंट्री हम 46,000 से करेंगे। तो पहली एंट्री बेचने वाले की बुक्स में कैश प्राइस पे होती है, तो 46,000 से हम सेल करेंगे। इसका आंसर 46,000 है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक किराया विक्रेता, एक हायर वेंडर जो कम मूल्य यानी छोटी सस्ती वस्तुओं को HP सिस्टम से बेचता है, लाभ की गणना कैसे करेगा। वेल, मैंने बताया था कि जो दुकानदार
ये जो होम अप्लायंसेस होते हैं लाइक टीवी, मिक्सी, कूलर, फ्रिज, पंखे, इस तरह की चीज़ें बेचते हैं, अगर वो हायर परचेज सिस्टम पे बेचते हैं तो एक तो ये बात है कि वो स्टॉक मेथड अपनाते हैं और प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने के लिए वो लोग एचपी ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ये बड़े आराम से आपको याद हो जाएगा। जैसे जो ऑर्डिनरी दुकानदार होते हैं जो कैश सेल और क्रेडिट सेल करते हैं, वो वर्ष के अंत में ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं टू नो देयर ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। दे प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। हम ट्रेडिंग अकाउंट की जगह जो बनाएंगे उसका नाम होगा एचपी ट्रेडिंग अकाउंट, हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट, किराया क्रय व्यापार खाता। डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट इज, ज़्यादा नहीं 20 क्वेश्चन ही है। हायर परचेज ट्रांजैक्शन में बकाया किस्तों का लेखा डैश डैश पे किया जाता है। सोचो सोचो कि हमने किसी कस्टमर को मान लीजिए एसी बेचा, ठीक है। वो एसी हमारे पास 48,000 में आया। हमने सामने वाले को कहा कि आपको 5,000 के 12 इंस्टॉलमेंट देने होंगे, मान लो है ना, 12 इंस्टॉलमेंट देने होंगे। अब मान लेते हैं कि 3 इंस्टॉलमेंट उसने दे दिए, 3 इंस्टॉलमेंट दे दिए तो हमें सामने की तरफ 5,000 वाले 3 इंस्टॉलमेंट मिलेंगे 15,000 रुपये। 2 इंस्टॉलमेंट हमने मांगे पर उसने नहीं दिए, ठीक है। ऐसे को हम बोलते हैं इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू। इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू। बात यह है कि ये 2 इंस्टॉलमेंट को आप लेखा किस मूल्य पे करोगे, कि सर ये कन्फ्यूज़न क्यों आया, क्योंकि अगर अगर हम किस्त की राशि देखें तो एक किस्त की राशि 5,000 है और दो इंस्टॉलमेंट का जो पैसा बाकी चल रहा है वो 10,000 रुपये है, ठीक है। तो हम बकाया किस्तों का जो लेखा करते हैं, जो किस्तें ड्यू हो चुकी हैं उनका लेखा हम प्राप्य मूल्य पे करते हैं। मतलब जो अमाउंट रिसीवेबल है हम रिसीवेबल अमाउंट पे उसका लेखा करते हैं। अभी भी आपको समझ में नहीं आया होगा कि इसमें क्वेश्चन क्या हुआ। बात यह है कि 7 किस्तें इसके अलावा ऐसी हैं जो ड्यू नहीं हुई हैं, तो ऐसी किस्तों को हम एचपी स्टॉक बोलते हैं, ठीक है। तो 7 किस्तों का मूल्य 35,000 होता है, लेकिन हम उसे 35,000 रुपये नहीं दिखाएंगे। यहाँ मैं लिखा 35,000 रुपया इंटू 48,000 डिवाइडेड बाय 60,000। कि सर समझ नहीं आया। मैंने जो इंस्टॉलमेंट अभी तक ड्यू नहीं हुए हैं, जिनमें मुझे 35,000 मिलने वाला है, मैं उसे 35,000 को कॉस्ट में कन्वर्ट कर दूंगा। ये कॉस्ट मूल्य और एच पी मूल्य के बीच में रेशो है 48 और 60। दिस इज़ द रेशो बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड एच पी प्राइस। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा। आप थोड़ी देर में फॉर्मूला कैलकुलेशन समझेंगे तो आप समझेंगे कि यहाँ 28,000 आएगा। मैं समझाना चाहता हूँ कि जो किस्तें प्राप्त होती हैं वो तो मूल्य प्राप्त हो ही गया। जो इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू हो गए हैं उसे हम रिसीवेबल अमाउंट पे दिखाते हैं, और यू कैन से कि हम उसे एच पी प्राइस पे दिखाते हैं। लेकिन जो इंस्टॉलमेंट ड्यू नहीं हुए हैं उसे हम उसकी कॉस्ट प्राइस पे दिखाते हैं। इसने हमसे पूछा कि इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू का लेखा आप लागत मूल्य पे करेंगे, कोई लेखा नहीं करेंगे, कि किस्त की देय राशि पे करेंगे। तो जी हाँ, इंस्टॉलमेंट में जो अमाउंट ड्यू है हम ड्यू अमाउंट पे ही उसका लेखा करेंगे। और चौथा कहता है विक्रेता की इच्छा है, तो इच्छा विच्छा नहीं चलेगी, ठीक है। इसके पीछे लॉजिक ये होता है कि जो इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई है वो एक तरह से इनकम हमने कमा ली है, तो उसे हम रिसीवेबल अमाउंट पे या इंस्टॉलमेंट अमाउंट पे दिखाएंगे, और जो किस्त ड्यू नहीं हुई है उसे हम कॉस्ट पे दिखाएंगे, ठीक है। किराया क्रय व्यवहारों के संबंध में वास्तविक ब्याज दर का गणना का सूत्र है। तो हमने इस चैप्टर की स्टडी में पढ़ा कि जो इंटरेस्ट रेट दिखाई देती है, एक्चुअल जो इफ़ेक्टिव रेट होती है वो कुछ और ही होती है। इसके लिए आपकी जो इंटरेस्ट रेट है उसको आपको 2 से गुणा करना होता है, और जितनी भी नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट है उससे गुणा करना होता है। इसके बाद आपको नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट +1 जोड़ के उसे डिवाइड करना होता है। तो देखते हैं कौन सा है। इंटरेस्ट की रेट इंटू 2 इंटू किस्तों की संख्या, ऊपर तो सही है पर नीचे गलत है। इसमें मल्टीप्लाई 3 कर रखा है इसलिए गलत है, इसमें माइनस कर रखा है इसलिए गलत है, लास्ट सही है। मैं अगले क्वेश्चन में आपको इसका प्रैक्टिकल भी बताऊंगा। नॉर्मल इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट, किस्तों की संख्या, और डिवाइडेड बाय किस्तों की संख्या +1,
इससे आपकी प्रभावी ब्याज दर आएगी। कैसे आएगी, अगला एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए। जैसे सपोज़ करो एक हायर परचेज अग्रीमेंट है। उस हायर परचेज अग्रीमेंट के तहत एक मशीन का हायर परचेज प्राइस 31,200 है। सामने वाले से हम 10,400 की 3 किस्तें लेंगे, यानी 10,400, 10,400 और 10,400। इस तरह से हम 31,200 रुपये लेने का इरादा रखते हैं। नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। तो बताओ एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो मैंने जैसे कहा कि आपको नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो लिखनी है। जैसे नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपकी 10%, उसको 2 से गुणा करना है, ये लो 2 से गुणा कर दिया। मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट से गुणा करना है। जैसे इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 3 है तो 3 लिख दिया। और उसके बाद आपको 3 + 1, अगर 3 है तो 3 + 1, 4 किस्तें हैं तो 4 + 1। ऊपर मल्टीप्लाई करें तो 10 × 2 20, 20 × 3 60, और 3 और 1 4, 60/4 करने पे 15% आ गया। तो वैसे देखें तो नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, लेकिन जो वास्तव में ब्याज दर चार्ज की जा रही है वो 15% है। तो ये इसका आंसर होगा। 1 अप्रैल को मनु ने एक मशीन को हायर परचेज सिस्टम पर परचेज़ किया और जिसका 60,000 की 3 समान वार्षिक किश्तों में भुगतान किया जाना है। 3 वर्षों के लिए 10% की बट्टा दर पे 1 रुपये की वार्षिकी का वर्तमान मूल्य 2.487 है। मशीन का नकद मूल्य क्या होगा। जब मैं इंटरेस्ट के मेथड बता रहा था तो मैंने ये प्रेजेंट वैल्यू मेथड भी आपको बताया था। देखिए, आप जो ख़रीदने वाला है ना वो पहली बार 60,000 रुपये देगा, फिर वो 60,000 रुपये देगा और फिर वो 60,000 रुपये देगा। तो अगर अपन टोटल समझें तो टोटल 1,80,000 रुपये पेमेंट किया जा रहा है। हमें पता है कि 1 रुपये का अगर अपन 10% की ब्याज दर पे कैलकुलेट करेंगे, जैसे मुझे तो कुछ मूल्य याद है 0.909, 0.826, 0.751 होता है, लेकिन आपको मूल्य याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इन 3 वर्षों का कंबाइंड वैल्यू, मैंने बताया था ये जो सिंगल वैल्यू होती है इनको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, और ये जो एक साथ दी होती है इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। तो आपको अगर प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर दे रखा है 2.487, तो आपको इसे यूज़ करना है। ठीक है, तो आपको अलग अलग यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप 60,000 को एक ही बार 2.487 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। कि सर कैसे कराएं मल्टीप्लाई। देखो, डेसिमल के बाद 3 प्लेस हैं तो आप 3 जीरो डिलीट कर दो। अब यहाँ 60 रह गया और सामने 2,487 रह गया। फिर अब आप क्या करो, पहले 6 से मल्टीप्लाई कर लो। 6 × 7 = 42, 4, 6 × 8 = 48 और 4 = 52, 5, 6 × 4 = 24 और 5 = 29, 2, 6 × 2 = 12 और 2 = 14, और फिर एक जीरो लगा दो। 1,49,220, यानी जिस चीज़ के लिए हायर परचेज सिस्टम पे 1,80,000 रुपये दिए जा रहे हैं, अगर कोई चाहता और 10% इंटरेस्ट रेट नहीं भुगतना चाहता तो वो इस चीज़ को 1,49,220 में भी ले सकता था। तो ये कैश प्राइस है 1,49,220। इसका ए आंसर हो जाएगा 1,49,220। ठीक है, इसके बाद है हायर परचेज ट्रांजैक्शन खाता तैयार किया जाता है या हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करते हैं। तो पहली बात तो आप ये समझ लो कि क्या खरीदने वाला जिसने एसी कूलर पंखा किश्तों पे ख़रीदा है वो ये खाता बनाता है या जो बेचता है वो बनाता है। तो ये खाता हमेशा सेलर बनाता है। और कौन से सेलर बनाते हैं, वो सेलर जो स्मॉल वैल्यू गुड्स में डील करते हैं वो लोग ये खाता बनाते हैं। तो पहले क्वेश्चन में लिखा है कि ये खाता विक्रेता बनाता है। ठीक है, इसको ऑप्शन को कंसीडर करते हैं। दूसरे में लिखा है कि ये खाता क्रेता बनाता है, तो ये तो गलत है। तो जहाँ जहाँ क्रेता लिखा है वो तो गलत हो गया। अब ए ऑप्शन में लिखा है कि जो छोटी मूल्य की वस्तुएं और बड़े मूल्य की वस्तुएं दोनों बेचते हैं उसके लिए वो एचपी ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। नहीं, एचपी ट्रेडिंग अकाउंट स्मॉल वैल्यू गुड्स के लिए है। तो इसका आंसर सी होगा कि स्मॉल वैल्यू गुड्स के सौदों का लेखा करने के लिए वेंडर ये खाता बनाता है। तो 18 का आंसर सी होगा। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप कॉमर्स की दुनिया से हो तो आप जानते हो कि कॉमर्स में 3 बड़ी जॉब्स रहती हैं। एक होती है स्कूल लेक्चरर वैकेंसी, ठीक है,
जो जैसे जैसे अपन पीजीटी टीजीटी कॉमर्स टीचर भी कहते हैं। दूसरी होती है असिस्टेंट प्रोफेसर वाली वैकेंसी यानी कॉलेज लेक्चरर वाली वैकेंसी। और तीसरी होती है किसी भी स्टेट में अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, ये वैकेंसी। इसके अलावा सबसे बड़ी वैकेंसी सीए साइड की होती है, सीए वाली, बट वो प्रोफेशनल साइड होती है। वेल आपको क्या लगता है, एक स्टूडेंट जो एग्ज़ाम क्रैक कर देता है, सक्सेसफुल हो जाता है, और एक स्टूडेंट जो एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाता, एक बार के लिए फेल हो जाता है, उसमें बेसिक डिफरेंस क्या रहता है? अकॉर्डिंग टू मी जो फ़र्क रहता है वो रहता है फ़र्क प्रैक्टिस का। क्योंकि तैयारी सब करते हैं, कोर्सेज सब लेते हैं, कुछ लोग ऑफलाइन तैयारी करते हैं, कुछ लोग ऑनलाइन तैयारी करते हैं, कुछ लोग सेल्फ से तैयारी करते हैं। तो एक बार के लिए तैयारी सब करते हैं, लेकिन जो मेन फ़र्क रह जाता है ना, वो प्रैक्टिस का रहता है। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है कि डे बाय डे कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। एक सीट पे 50 कैंडिडेट, 100 कैंडिडेट, 500 कैंडिडेट, ये नंबर बढ़ता ही जाएगा क्योंकि लोगों को जॉब चाहिए। तो ऐसे में आप क्रैक कैसे कर पाओगे? जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। इसके लिए हम लोगों ने क्वेश्चन बैंक, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट, बहुत सारे क्वेश्चन बैंक सब पे बनाए हैं। जैसे अगर आप स्क्रीन पे देखें तो इसमें आपको दिखाई देगा ऑडिट का क्वेश्चन बैंक दिखाई देगा। इसके बाद आप नीचे चलिए तो ये इनकम टैक्स का क्वेश्चन बैंक है, इसके बाद स्टैटिस्टिक का है। मतलब ये हमारे हमारे पास बहुत सारे, इनफैक्ट लगभग हमने सारे सब्जेक्ट्स पे क्वेश्चन बैंक बना दिए हैं और वो बहुत ही रीज़नेबल रेट पे अवेलेबल हैं। सारे क्वेश्चन बैंक हिंदी और इंग्लिश दोनों में हैं। बहुत जगह पे हमने जहाँ ज़रूरत है वहाँ उनके सॉल्यूशंस भी दिए हैं। उसके अलावा हम डाउट डिस्कशन भी करते हैं। हमारा नंबर लगातार व्हाट्सएप पे आप देख रहे होंगे, तो उस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम फुल कोर्सेज भी क्रिएट कर रहे हैं, बट इट विल टेक टाइम। जब तक हो सकता है आप ये वीडियो देखें तो फुल कोर्सेज भी काफ़ी सारे आ चुके होंगे, लेकिन क्वेश्चन बैंक के साथ हम रेडी हैं। तो अगर आप जॉब लेना चाहते हो तो आई विल सजेस्ट यू बहुत नॉमिनल 99 मतलब ओनली 99 रुपी, या कोई अगर बड़ा है तो 199 रुपी में क्वेश्चन बैंक अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आप अपने क्वेश्चन बैंक को कस्टमाइज़ करा सकते हो। अगर सपोज़ कीजिए कि हमने क्वेश्चन बैंक के अंदर कोई 2 टॉपिक नहीं डाले हैं, तो आप सिंपली व्हाट्सअप कीजिए, हम उसके क्वेश्चन उसके अंदर और ऐड कर देंगे या आपके पास भेज देंगे। ठीक है, और अगर कोई ज़्यादा हिस्सा है तो आप उसे छोड़ दीजिए। तो बहुत सिंपल है तैयारी करना, बट तैयारी करनी पड़ती है। ठीक है ना, क्रिकेट खेलना सबको आता है ऑलमोस्ट। अगर आप इंडिया में हैं तो क्रिकेट खेलना सबको आता है, लेकिन अच्छे प्लेयर कौन बनते हैं? जो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रैक्टिस इज़ द की। तो मैं जैसे आपको यही बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो में कि बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको एक सॉलिड क्वेश्चन बैंक चाहिए। हमारे इस क्वेश्चन बैंक में ऑलमोस्ट हमने इंडिया में जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं वो हमने सारे क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, थोड़े रह भी गए होंगे, बट हमने मोस्टली क्वेश्चंस को कवर किया है ताकि आप अपनी तैयारी बहुत अच्छी कर सको। सिंपल लेवल, एवरेज लेवल से लेके एडवांस लेवल तक के एमसीक्यू हमने इसके अंदर इंसर्ट किए हैं। कोई अगर चैप्टर नहीं है तो आप उसे और ऐड करवा सकते हैं। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, इन क्वेश्चन बैंक को एक्सप्लोर कीजिए। केवल एक किसी सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक आप लेके देखिए, अगर आपको फ़ायदा लगता है तो फिर आप और क्वेश्चन बैंक लीजिए। जहाँ आप इतना तैयारी पे पैसा खर्च करते हैं, आगे इतनी लाइफ आपकी दांव पे लगी हुई है, तो एक 500, 600 या 900 रुपये के सारे सब्जेक्ट्स के भी मिला के 1000 रुपये के अंदर सारे आ जाएंगे। और मैं तो कह रहा हूँ केवल एक 99 रुपीज़ से स्टार्ट कीजिए। तो जस्ट एक बार ट्राई कीजिएगा, कॉमर्स पॉइंट ऐप हमारा डाउनलोड कर लीजिएगा। दिक्कत आए तो व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, वेल नेक्स्ट चीज़ ये है कि 1 अप्रैल को मालू ने सेठी को एक कार 143,000 के क्रय मूल्य पे बेची। तो एक तो हो गया मालू और एक तरफ हो गया सेठी। ठीक है, ये बेचने वाला है सेलर और ये खरीदने वाला है से बायर। इसका भुगतान प्रति वर्ष 31 मार्च को किया जाएगा। 62,000, 37,000 और 44,000 की 3 वार्षिक किस्तों में किया जाएगा। ब्याज की दर 10% मानते हुए कार का रोकड़ी मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वेल हमें ये पता है कि इस कार के लिए टोटल कितने दिए जाएंगे, कैसे दिए जाएंगे ये पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये कार कैश में होती तो कितने में होती। अब आप गौर कीजिए, आपको पहली इंस्टॉलमेंट का 62,000 पता है, दूसरी इंस्टॉलमेंट का 37,000 पता है, तीसरी इंस्टॉलमेंट का आपको 44,000 रुपया पता है। साथ ही साथ आपको इस क्वेश्चन में ब्याज की रेट भी पता है। तो ये क्वेश्चन उल्टा चलेगा, पहले आपको थर्ड इंस्टॉलमेंट लिखनी होगी। थर्ड इंस्टॉलमेंट 44,000 है। अब आप समझो, ये इंस्टॉलमेंट है
तो इसके अंदर मूल भी शामिल है और ब्याज भी शामिल है, यानी इसके अंदर कैश प्राइस वाला कंपोनेंट भी है और इसके अंदर इंटरेस्ट कंपोनेंट भी है। अगर माना कैश प्राइस 100 है और इंटरेस्ट 10 है, तो ये जो अमाउंट है ये 110 को रिप्रेजेंट करता है। ये जो अमाउंट आप देख रहे हो दिस शोज़ 110, तो इंटू 10/110 करेंगे। इससे क्या होगा, इससे हमारा ब्याज आ जाएगा और ब्याज अलग होते ही इस किस्त में जो सीपी एलिमेंट है वो सीपी एलिमेंट सामने आ जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो थर्ड इंस्टॉलमेंट 44 की है इसके अंदर 4000 ब्याज है और 40,000 मूल है। ये तो हो गई पहली बात। अब आप सेकंड इंस्टॉलमेंट उठाओ। सेकंड इंस्टॉलमेंट आपकी 37 है, तो 37 तो आपको ये लेना है और इसके अंदर 40,000 जो पहले का आया है वो लेना है। यानी सेकंड इंस्टॉलमेंट के समय 77,000 बाकी चल रहा था। जैसे थर्ड इंस्टॉलमेंट के समय तो 44 ही बाकी था, लेकिन सेकंड इंस्टॉलमेंट के समय तो ज़्यादा बाकी चल रहा होगा, उस समय 77,000 बाकी चल रहा था। इंटू 10/110 अप्लाई करो। ऐसा करने पे 7,000 रुपये ब्याज आएगा, 7,000 ब्याज आएगा और बाकी 70,000 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट आएगा। अब आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे आ जाओ। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी शो हो रही है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 62 शो हो रही है, तो 62 ये ले लो और 70,000 ये जो है वो ले लो। तो 62 और 70 हो गया 132 इंटू 10/110। इसको अप्लाई करते ही आ गया 12,000 और 12 अप्लाई हो गया 1,20,000। ठीक है, इसका मतलब है कि ये वस्तु अगर आप कैश में लेने जाते तो 1,20,000 में मिलती, पर आपने 12 और 7 19, 19 और 4 23,000 रुपये इंटरेस्ट देके इस वस्तु को 143,000 पे लेना मंजूर किया। यानी ये चीज़ कैश के अंदर 120,000 की थी और HP सिस्टम के अंदर ये 143 थी। तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था। इसके अंदर आपको ये समझना पड़ेगा, आपकी जो किस्त है उसके अंदर मूल प्लस ब्याज है, तो आपको मूल और ब्याज को अलग करते हुए और उल्टा चलते हुए बेसिक सीपी पे पहुंचना पड़ेगा। 1,20,000 इसका आंसर है। आज का लास्ट क्वेश्चन। 1 अप्रैल को वाई लिमिटेड ने एक मशीन हायर परचेज सिस्टम पे खरीदी। इसका रोकड़ी मूल्य 1 लाख था और इसके भुगतान में 40,000 रुपये और 39,700 रुपये देने हैं। यानी अगर आप समझें तो आप 40 और 40 80 और 39 हो गए, 1,19,700 रुपये दे रहे हो। जो चीज़ आराम से 1 लाख में अवेलेबल है, फॉर दैट आप उसके लिए 1,19,700 रुपये दे रहे हो। ब्याज की दर भी दे रखी है, कैश प्राइस भी दे रखा है, ब्याज की दर भी दे रखी है, हायर परचेज प्राइस भी दे रखी है। कहता है कि अगर हम संपत्ति अर्जित विधि को माने, अब वापस वही वाली जिद, बायर की ये जिद है कि मैं असेट्स अक्रूवल मेथड से एंट्री करूँगा। असेट्स अक्रूवल मेथड में ये होता है कि जितना पैसा आप असेट्स के लिए देंगे आप उतने रुपए से डीआर करेंगे। आपने पहले साल में 40,000 रुपये दिया है, पर गौर कीजिए ये 40,000 रुपये असेट के लिए भी है और इंटरेस्ट के लिए भी है। तो पहले तो आप इसको समझो कि इस क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट एनालिसिस टेबल बनाना पड़ेगा। इंटरेस्ट एनालिसिस टेबल में आप पहली, दूसरी और तीसरी इंस्टॉलमेंट के अंदर जो पैसा चुकाना चाहते हो वो लिखो। आप 40,000 रुपये और 39,700 रुपये देना चाहते हो। अच्छा, इंटरेस्ट एनालिसिस टेबल आपने सीखी थी, तो उसके अंदर आपको आउटस्टैंडिंग सीपी लिखना होता है। आपका क्वेश्चन के शुरू में 1 लाख रुपए का सीपी आउटस्टैंडिंग चल रहा है। ठीक है, 1 लाख पे आप इंटरेस्ट निकालो। 1 लाख रुपए का 10% की रेट से इंटरेस्ट निकलेगा 10,000 रुपये। यानी आप समझिएगा, आपका जो पहला इंस्टॉलमेंट है उसमें 10,000 तो ब्याज के लिए ही है, बाकी 30,000 रुपये आपका मूल है। ओके, रिपीट करता हूँ, 1 लाख रुपए का आपने उधार लिया, 1 लाख का ब्याज 10,000 होता है, तो आपकी किस्त में 10,000 ब्याज में जाएगा और 30,000 रुपये प्रिंसिपल में जाएगा। अब इस 1 लाख के प्रिंसिपल में से 30,000 का प्रिंसिपल गया तो बाकी बचा 70,000 का प्रिंसिपल।
ठीक है। ये 70,000 का जो आउटस्टैंडिंग सीपी है वो आगे कैरी फॉरवर्ड होगा, ठीक है। इंटरेस्ट एनालिसिस मेथड मैंने वीडियोस में समझाया हुआ है। 70,000 रुपये पे फिर इंटरेस्ट काउंट करेंगे तो आपका इंटरेस्ट 7,000 आएगा, यानी सेकेंड इंस्टॉलमेंट में 40 के अंदर 7,000 ब्याज है, बाकी 33,000 आपका मूल हो गया। तो 70 में से 33 चला गया, तो अब आपका हो गया 37,000, ठीक है। और 37,000 लास्ट इंस्टॉलमेंट में 37,000 की जगह आपने 39,700 दिया। लास्ट इंस्टॉलमेंट में 37,000 की जगह आपने 39,700 दिया, तो आपने 2,700 रुपये फालतू दिया, तो आपका थर्ड इंटरेस्ट 2,700 माना जाएगा। कि सर ये आप क्या करा रहे हो? मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि इंटरेस्ट एनालिसिस टेबल कैसे बनता है। मैं इस मूल मुद्दे पे आऊँ। इस क्वेश्चन में जो बायर है वो जब पहली इंस्टॉलमेंट का समय आएगा तो ऐसी एंट्री करेगा, असेट डी आर इंटरेस्ट डी आर टू वेंडर। जैसे हमें वेंडर को 40,000 रुपये देने हैं, 40,000 देने हैं, उसमें से 30,000 रुपये असेट्स के लिए हम देंगे और 10,000 रुपये हम इंटरेस्ट के लिए देंगे। और फिर जब हम पैसे दे देंगे तो एंट्री हो जाएगी वेंडर टू कैश। अगर आप 2 एंट्री की जगह एक एंट्री करना चाहो, पहली एंट्री में आपने वेंडर को सी आर किया, दूसरी एंट्री में वेंडर को डी आर किया, वेंडर से वेंडर अगर आप कैंसिल करो तो असेट अकाउंट डी आर, इंटरेस्ट अकाउंट डी आर टू कैश, आपने बेसिकली असेट्स के लिए 30,000 रुपये दिया है। तो ए इसका आंसर होगा, ठीक है। पूरी बात समझाऊँ शुरू से। एसेट्स अक्रूवल मेथड में बायर जितना पैसा असेट्स के लिए देता है उतने से ही असेट्स को डी आर करता है। तो जो हमने 40,000 रुपये दिए उसमें से 30,000 ही असेट्स के लिए हैं, तो 30,000 से ही असेट्स को डी आर किया जाएगा। कितना इंटरेस्ट है, कितना सीपी है, उसको समझने के लिए आपको इंटरेस्ट एनालिसिस टेबल बनानी आनी चाहिए, अगर उस तरह का क्वेश्चन है तो। ये सबसे फर्स्ट तरह के क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर कैश प्राइस, हायर परचेज प्राइस, इंटरेस्ट रेट सब पॉसिबल है, तो वहाँ पे इंटरेस्ट एनालिसिस टेबल पॉसिबल है। अगर बहुत ढंग से मैं बताऊँ तो इन 20 क्वेश्चनों में 4 अलग अलग तरह से क्वेश्चन आए, जहाँ मैंने 4 अलग अलग तरीक़ों से इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की है, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर लगातार स्क्रीन पे आता रहता है, ठीक है। चलो बाय।